दोस्तों, स्विट्जरलैंड आज यूरोप की सबसे पावरफुल इकोनॉमीज में से एक है। जी हाँ, जो अपने बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल सेक्टर्स के बाकी टूल्स के लिए जाना जाता है। और पिछले 100 सालों से उन्होंने कोई बड़ी गिरावट अपनी इकोनॉमी में नहीं देखी है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि स्विट्जरलैंड भी कोलैप्स हो सकता है और इसके पीछे भी वही फैक्टर्स है जिन्होंने उन्हें इतना अमीर बनाया था। तो आखिर क्यों बर्बाद होने वाला है स्विट्जरलैंड और क्या इसे बचाया जा सकता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, स्विट्जरलैंड की तरक्की की सबसे बड़ी वजह वहां का फाइनेंशियल सेक्टर है और वहां की 10% जनसंख्या इसी सेक्टर में काम करती भी है। स्विट्जरलैंड में 18वीं शताब्दी से ही दुनिया भर के लोग अपना काला धन जमा करवाने के लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तब की सरकार ने ये लॉ पास कर दिया था कि कोई भी बैंक अपने कस्टमर्स की जानकारी को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता है। इसके बाद 1934 में सरकार फेडरल एक्ट ऑफ बैंक एंड सेविंग्स बैंक नाम का एक कानून लेकर आई, जिसके पीछे अनुच्छेद 47 के मुताबिक अगर कोई भी बैंक अपने कस्टमर्स की जानकारी को लीक करेगा तो उसे एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा और इसके लिए अधिकारियों को 5 साल की जेल तक हो सकती है। यानी स्विट्जरलैंड के लॉज ही ऐसे हैं कि वो वहां के कस्टमर्स की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करते हैं। यही चीज थी जिसने लोगों को स्विट्जरलैंड की तरफ अट्रैक्ट किया और लोग अपना पैसा यहाँ आकर रखने लगे। स्विस बैंक्स में अकाउंट खोलने का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ एक पासपोर्ट जैसे बेसिक डॉक्यूमेंट और मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने पर यहाँ पर एक अकाउंट खुला हुआ मिल जाता है। एक सर्वे के मुताबिक स्विट्जरलैंड के बैंक्स में अभी 7.9 ट्रिलियन डॉलर जितना पैसा जमा है, जिसमें से 50% बाकी देशों से आए लोगों ने जमा किया है। स्विस लॉज के मुताबिक अगर किसी दूसरे देश की सरकार को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पहले उन्हें स्विट्जरलैंड की सरकार की परमिशन लेनी होगी। इस परमिशन के बाद उन्हें उस अकाउंट होल्डर की परमिशन भी लेनी होगी और अगर उस अकाउंट होल्डर के नाम पर कोई क्रिमिनल कंप्लेंट नहीं है तो उस हालात में बैंक जानकारी लीक नहीं करेगा। लेकिन हाल के कुछ वक्त में बहुत कुछ बदला है दोस्तों। एक बैंक की सबसे बड़ी क्वालिटी ये नहीं होती कि वो आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करें, बल्कि उसका सबसे बड़ा हथियार वेल्थ मैनेजमेंट होता है और लोगों का इन बैंक्स पर भरोसा करना भी जरूरी है। स्विस बैंक पर हमेशा से ही दुनिया का भरोसा था, लेकिन क्रेडिट स्विस की डिक्लाइन ने बहुत से लोगों को चिंता में डाल दिया है और वो अपना पैसा अब स्विट्जरलैंड से बाहर निकाल रहे हैं। जी हाँ, क्रेडिट स्विस वहाँ का दूसरा सबसे बड़ा बैंक हुआ करता था और उनके बिजनेस प्रैक्टिसेस को लेकर हमेशा ही मीडिया में सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि एक स्विस बैंक होने के कारण हमेशा ये इल्जाम उन पर लगा है कि वो अमीर लोगों को टैक्स चुराने में मदद कर रहे हैं और इसके लिए उन पर लगातार फाइन्स भी लगते रहते थे। 2014 में उन्हें $4 बिलियन सेटलमेंट के रूप में देने पड़े थे जब उन्होंने अपने क्लाइंट्स को टैक्स चुराने में मदद की थी। फिर 2017 में भी उन्होंने $5 बिलियन पे किए थे और इस बार केस मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज की फ्रॉडुलेंट सेल का था। 2021 में भी उन्होंने $500 मिलियन खर्च किए थे ताकि वो मोजाम्बिक में हुए एक स्कैंडल से खुद को अलग कर सकें। तो हम ये साफ देख सकते हैं कि उनकी और लॉ एनफोर्समेंट की जंग पुरानी है, लेकिन अभी तक क्रेडिट स्विस इतना प्रॉफिट कमा रहा था कि ये फाइन्स उनके लिए बिजनेस एक्सपेंस की तरह हो गए थे और मार्केट उन्हें अभी भी एक सक्सेसफुल और ट्रस्टेड बैंक की तरह ही देख रहा था। लेकिन ये सभी कुछ बदला 2021 में। जी हाँ, जब ग्रीनसिल कैपिटल नाम की एक ब्रिटिश कंपनी ने ये दावा किया कि उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से वो फाइनेंस की सप्लाई चेन इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज कर देंगे और साथ ही उनका एल्गोरिथम ये डिटरमाइन करने में भी बहुत आगे है कि किसे लोन्स देना ज्यादा सेफ है। लेकिन बाद में पता चला कि उनका एआई परफेक्ट नहीं है और वो ज्यादातर कैपिटल को कुछ थोड़े से रिस्की इंडस्ट्रियल बोरोअर्स को ही दे रहे हैं, जिस वजह से बाद में ये कंपनी कोलैप्स कर गई। क्रेडिट स्विस और ग्रीनसिल का आपस में काफी गहरा रिश्ता था दोस्तों। क्रेडिट स्विस उन्हें बैक भी कर रहा था, साथ ही उन्होंने अपने क्लाइंट्स को भी ग्रीनसिल के बॉन्ड्स बेचने शुरू कर दिए थे, जिससे काफी क्लाइंट्स का नुकसान हुआ। इसके साथ साथ क्रेडिट स्विस ने आर्केगॉस नाम के एक हेज फंड को भी लोन्स दिए थे और $4.7 बिलियन का नुकसान भी झेला था, जिस वजह से 2021 में बैंक पूरी तरह से लॉस में चला गया। फिर अचानक मार्च में सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हो जाता है और इसके साथ ही साथ क्रेडिट स्विस के शेयर्स में भी 20% की गिरावट देखने को मिलती है। फिर इसके तुरंत बाद क्रेडिट स्विस अगले दिन अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें न सिर्फ उनके 2022 के लॉसेस शामिल थे, बल्कि साथ ही में ये भी मेंशन होता है कि उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं, जिस वजह से ये रिपोर्ट तैयार करते हुए उन्होंने इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल्स मेंटेन नहीं किए हैं, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि उन्हें नहीं पता है कि ये रिपोर्ट 100% एक्यूरेट है
या नहीं। इस इवेंट ने भी एक नया पैनिक क्रिएट कर दिया। जिस तरह से सिलिकॉन वैली बैंक के बाद 2 और बैंक जल्दी कोलैप्स हो गए थे, बहुत से लोगों को लगा कि क्रेडिट स्विस भी कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए 16 मार्च के दिन उन्होंने स्विस सेंट्रल बैंक से 50 बिलियन फ्रैंक्स या $50 बिलियन का लोन लिया ताकि वो इन विड्रॉल को अप्रूव कर पाएं। लेकिन इस लोन ने साबित भी कर दिया था कि बैंक के पास कैश की कितनी कमी थी और इन्वेस्टर्स ने अपना सारा पैसा यहां से निकाल दिया और क्रेडिट स्विस को स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े बैंक यूबीएस ने फिर एक फ्रैंक देकर खरीद लिया था। जहां एक तरफ वहां का दूसरा सबसे बड़ा बैंक कोलैप्स हुआ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ 2018 में जब भारत समेत दुनिया भर के कई सारे देश स्विट्जरलैंड पर यह प्रेशर बना रहे थे कि वो अपने बैंक अकाउंट्स की जानकारी को रिलीज करे, और इसके बाद एक ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया गया जिसके तहत स्विट्जरलैंड ये जानकारी देने के लिए मान गया। भारत के साथ साथ 101 देशों को इस सिस्टम के साथ जोड़ा गया और इन 101 देशों में रह रहे लोगों के करीब 34 लाख अकाउंट्स यहाँ पर हैं। जी हाँ, भारत समेत 74 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके साथ स्विस गवर्नमेंट ने रेसिप्रोकल इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात की है, यानी भारत भी स्विस गवर्नमेंट को जानकारी देगा और स्विस गवर्नमेंट भी। भारत को इस इंफॉर्मेशन का पहला ड्राफ्ट सितंबर 2019 में ही मिल गया था, यानी स्विस बैंक्स के 2 बड़े फैक्टर्स प्राइवेसी और बैंक सिक्योरिटी दोनों ही अब एक कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में हैं। अब किसी को काला धन छुपाना है तो वो बिल्कुल भी स्विट्जरलैंड नहीं जाएगा, और अगर उसके अलावा किसी को बैंक से काम है तो शायद वो जेपी मॉर्गन या गोल्डमैन सैक्स जैसे प्लेयर्स को अब ज्यादा पसंद करेंगे। अगर इससे स्विट्जरलैंड के बैंकिंग सेक्टर को नुकसान होता है तो फिर स्विट्जरलैंड की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री हाई स्किल मैन्युफैक्चरिंग है। जी हाँ, फिर चाहे वो स्विस वॉचेस हो या स्विस नाइफ्स, ये अपने डिजाइन्स और एफिशिएंसी के लिए दुनिया में मशहूर हैं। स्विट्जरलैंड को अगर अब आगे बढ़ना है तो इस सेक्टर पर भी ध्यान देना होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि स्विट्जरलैंड के कोलैप्स होने के कितने चांसेस है। स्विट्जरलैंड के पास एक बड़ा एडवांटेज ये भी है दोस्तों कि अपनी न्यूट्रलिटी पॉलिसी के कारण वो सभी देशों के साथ अच्छे रिश्ते मेंटेन किए हुए है। स्विट्जरलैंड अभी तो यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक मेंबर स्टेट की तरह ही एक सिंगल मार्केट के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जिस वजह से उसके पास इंटरनेशनल ट्रेड में भी एक बड़ी एडवांटेज है। स्विट्जरलैंड की टूरिज्म इंडस्ट्री भी काफी डेवलप्ड है और ये भी उनकी इकोनॉमी को एक बड़े कोलैप्स से बचा लेगी। तो एक तरह से कहा जाए तो हम स्विट्जरलैंड का कोलैप्स तो नहीं देखेंगे, लेकिन अब उनकी इकोनॉमी जरूर ट्रांसफॉर्म होगी। जी हाँ, हो सकता है कि वो ईयू को पार्ट बनाने के लिए भी राजी हो जाएं। जैसे ही स्विट्जरलैंड से फॉरेन वेल्थ जाती रहेगी, उनकी करेंसी भी इस हिसाब से अपना रेट एडजस्ट होते हुए गिरेगी और मुमकिन है कि उसे स्टेबलाइज करने के लिए भी ईयू जैसे एक यूनियन की बैकिंग काफी मदद कर सकती है। न्यूट्रलिटी की पॉलिसी को तोड़ते हुए स्विट्जरलैंड ने इस बार रूस के यूक्रेन पर हमले का विरोध भी किया था, जो दर्शाता है कि स्विट्जरलैंड अब वेस्टर्न वर्ल्ड के कैंप में जाने लगा है और मुमकिन है कि ये आने वाले समय के लिए कुछ इंपॉर्टेंट साइंस हो। लेकिन अब स्विट्जरलैंड इस बात को लेकर रो नहीं सकता कि बाकी देश उस पर बैंकिंग लॉज को चेंज करने का प्रेशर बना रहे हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड ऐसा करके इंटरनेशनल टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग को प्रमोट कर रहा था। अगर स्विट्जरलैंड की जगह कोई मिडिल ईस्ट का देश ऐसा कर रहा होता तो अभी तक तो अमेरिका उस पर हमला कर देता। इसलिए स्विट्जरलैंड को भी अब एक डिटेल्ड प्लान के तहत अपनी इकोनॉमी के जहाज को दूसरी तरफ मोड़ना होगा। स्विट्जरलैंड के लिए ये ट्रांजिशन पीरियड कैसे रहेगा, और वो भी तब जब क्लाइमेट चेंज और बाकी समस्याओं से निपटने के लिए भी वेस्टर्न वर्ल्ड ने कुछ कड़े स्टेप्स उठाने शुरू किए हैं, जिसमें ग्रीन एनर्जी और बाकी चीजें शामिल हैं। स्विट्जरलैंड को ये डर भी होना चाहिए कि अगर अब उन्होंने आईटी, स्पेस ट्रैवल या फिर ग्रीन एनर्जी जैसी दूसरी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना शुरू नहीं किया तो आने वाले समय में बस वो एक सोफिस्टिकेटेड फैक्ट्री बनकर रह जाएंगे और दुनिया आगे निकल जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या स्विट्जरलैंड की इकोनॉमिक डोमिनेंस अब खत्म होने वाली है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।